कल जो हम लोग लास्ट क्लास में एंड किए थे टॉर्क पर, उसमें आप लोग को हम पढ़ाए थे, फिर से बोल रहा है, ध्यान देना अच्छे से। टॉर्क जिसको दिखाते हैं टॉस है, जिसका फॉर्मूला था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं था तब टॉर्क के लिए मान लो कि आपने किसी फील्ड में, मान लो कोई फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, या मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा मैग्नेट को, मैग्नेट मान लो, मैग्नेट पर एक फोर्स इधर काम कर रहा है और एक फोर्स इधर काम कर रहा है, ठीक है, थीटा एंगल है। ये फोर्स और जो बॉडी मूव कर रही फोर्स है, और दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर तो नहीं है, ये ना होगा। इसी डिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग कल पढ़ाए थे, मान लो इसका लेंथ अगर एल है, यहाँ एफ इंटू एल नहीं पुट कर सकते हैं, इस एल को निकालना नहीं है, बल्कि आपको निकालना ये है ना, इसको आप लोग मान लो एच मान रहे हैं या डी मान रहे हैं, समझो ये डी है, डी निकालना है। अगर ये थीटा तो ये थीटा होगा कॉरेस्पॉन्डिंग से, इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, डी बाई एल, दैट मींस डी इक्वल टू क्या आएगा, एल साइन थीटा। दैट मींस हमें यहाँ पर डी के रूप में रखना है, तो डी में क्या आ गया है, एल साइन थीटा। अब ये एल परपेंडिकुलर है क्या, नहीं, डी परपेंडिकुलर था एग्जैक्टली, तो ये सही है, लेकिन एल इज नॉट परपेंडिकुलर। एल इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्शन ऑफ फोर्स, क्या दोनों जो फोर्स आप लगाए उसके लाइन के अलॉन्ग ज्वाइन किए, वही आपका एल हो गया, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एफ क्रॉस एल कहते, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये तब यूज करना है जब आपके पास फोर्स जो लगा रहे हो उसके बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो अगर डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है तो ये यूज नहीं करना है। इसको और बढ़िया से हम फिगर इसका ड्रॉ करते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना। एक ये आप पर प्रूफ इसको हम कर चुके हैं, सिर्फ डिस्कस कर दिया। परपेंडिकुलर फोर्स रहेगा तो यूज करना है। जैसे मान लिया जाए, अभी एक हम फिगर ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू बुक ही। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास ये कोई रॉड है, ठीक है, इस रॉड के अबाउट तुमने क्या किया है, एक बडी को रखा है, सपोज कोई बडी है जो इस रॉड के अबाउट रखे हैं, बड़ी रॉड के अबाउट रखा गया, मतलब से हमारा क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब समझो ध्यान से क्या बोल रहे हैं। एक आपके पास रॉड है और यहां पर मान लो हम एक पेज, देखिए ध्यान से तो समझना पड़ेगा इस प्रोसेस से। इनको पेज छोड़ छोड़ो उसको काम कोई काम जमा क्या स्कूल का प्रैक्टिकल है सर, क्या बोला देखो इतना मान लो ये आपके पास है, ठीक है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस रोटेशन हो गया, ये ओ पॉइंट दिखा रहा है, ये जो आपका बॉडी है, ठीक है, इसको हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो हमने रोटेट किया इसको ऐसे ना, हमने इसको रोटेट ऐसे किया, हमारा जो फोर्स है, फोर्स कहां लगा, ये फिंगर में पता है फोर्स, हमने फोर्स लगाया, ये फोर्स जो लगाया आपने, ये फोर्स मान लीजिए आप अगर इधर की ओर है, फोर्स सपोज करो, फोर्स तुम्हारा जो डायरेक्शन फोर्स का है वो इधर की ओर है, ये इधर तुम टर्न करना चाह रहे हो इसको, यह लगाए फोर्स, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, सेंटर से, क्या ये है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस और नॉट, ये लग रहा है, yes, लग भी रहा है भी, इसी डिस्टेंस को लेना है। सपोज करो कि ये पॉइंट ओ यहां नहीं रहता, तो इसका जहां फिक्स किए पेपर को हम लोग, ये पॉइंट यहां रहता, तो क्या इसको परपेंडिकुलर कहते, नहीं कहते, नहीं कहते। तब ये एंगल आपका हो गया थीटा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कहोगे सर ये होगा, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको निकालना पड़ेगा इस लेंथ को। बोलिए आपके पास एल था तो ये कितना हो गया, एल साइन थीटा, यही डिग्री में काम करेगा, ठीक है। मतलब लाइन ऑफ एक्शन जो है, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, उस लाइन ऑफ एक्शन पर जहां से आप फिक्स किए हैं, पाइवोट किए हैं, पाइवोट मतलब क्या, फिक्स करना, किसको फिक्स किया, यहां पर है ना, ये पाइवोट कहां हुआ, ये पाइवोट का यहां हुआ, दिस इज पाइवोट पॉइंट,
इस पाइवोटेड पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन को ज्वाइन करने वाला लाइन परपेंडिकुलर होगा, उसी को टेकअप करना है डी के रूप में। ठीक है, यही इसका मतलब था। इसको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। नोट अगर करना चाहते हो तो क्या करोगे, तुम्हें आइडिया होगा, फिगर स्पॉट भेज देंगे आपको। सही, चलिए तो आपका ये टॉपिक हम लोग का नहीं था मेन टॉपिक आज का कुछ और है, जिसको हम लोग काम यहाँ से करेंगे। इसके पहले सुनो आप क्या टॉर्क वेक्टर का स्केलर है, वेक्टर है, चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, लिखोगे पॉइंट पीछे में। टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज, और इसका SI यूनिट क्या होगा, M कहोगे, न्यूटन मीटर कहोगे, इसका SI यूनिट NM होगा। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो लिखो डायमेंशन फॉर्मूला इज, इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज न्यूटन का फोर्स का MLT-2 इंटू M करोगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट हो गया। अब यहां पर पूछेगा जनरली टॉर्क को कब निगेटिव और कब पॉजिटिव लेते हैं। ध्यान दो क्या बोल रहा है। अगर तुम किसी बॉडी को रोटेट कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज से, मान लो ये बड़ी तुम्हारे पास है और यहां पर आपके पास कोई फिक्स पॉइंट है, एक्सिस हो गया, इसको कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये पेन, दिस ब्लैक पेन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज बॉडी। और जिस पॉइंट के अगर तुम फोर्स लगाया है ना, ये पॉइंट के अक्रॉस जो फोर्स लगा, ठीक है, इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, चलिए उसी को ज्वाइन करना है कहां से, तो डी मिलता है हमको। हम ये बोलना चाह रहे हैं आपको भाई कि ये फोर्स टॉर्क को निगेटिव कब लेंगे, टॉर्क को पॉजिटिव कब लेंगे। तो कहा गया अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दैट इज सेड टू बी पॉजिटिव। अगर टॉर्क अगर निगेटिव बात कर रहे हैं तो समझ जा रहा हूं कैसे कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं एंगल में, थीटा इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट इज व्हाट एंड मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, एंड इफ इट मेजर्ड क्लॉकवाइज दैट इज नेगेटिव। ठीक है, ये नोट कर लोगे। टॉर्क इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, टॉर्क इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव इफ, टॉर्क इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव इफ टर्निंग टेंडेंसी, if turning tendency is anti-clockwise, if turning tendency is anti-clockwise, अगर टर्निंग टेंडेंसी एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उस टॉर्क को हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे, अदरवाइज नेगेटिव। उसके अलावा फिर क्या होगा, नेगेटिव उल्टा उसका। चलिए आगे बढ़े। अब मेन टॉपिक जो बनाया था हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इस पर काम शुरू करते हैं। क्या मतलब इसका, देखिए आंसर समझना बाबू। यहां पे फलक्रम, इसको बोलते हैं हम लोग फलक्रम। दिस इज सेड टू बी फलक्रम, जो कि आपका पाइवोटेड पॉइंट के, पाइवोटेड पॉइंट मान लो है। ठीक है, यहां पर एक मान लो लकड़ी का प्लेट रख दी, दिस इज वुडन प्लेट। ये लकड़ी का क्या आपके पास प्लेट है, इस लकड़ी के प्लेट की लंबाई कुछ दी गई नहीं है, बस लकड़ी का प्लेट है। इसका एक इंच ए है, एक इंच बी है, बिल्कुल बढ़िया समझो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, एक इंच ए है, एक इंच क्या इसका है, बी। ये आपका पाइवोटेड पॉइंट है, देखते हो ना, जुड़वा जो जुड़ा जुड़ता है उसमें बच्चा एक इस तरफ बैठता है, किस तरफ बैठता है, बीच में एक पॉइंट होता फिक्स, उस टाइप का ही। यहां पर एक हमने लोड दिया, ये लोड है, इसको लोड बोलते हैं। मतलब कोई बच्चा बैठा है, मान लो कोई सामान को बांध के लटका दिया, लोड दिया यहां पर, इसको लोड बोलेंगे, जो हम लोग यहां पर दिए। और यहां पर हम लोग इफर्ट लगा रहे हैं। इफर्ट मतलब कितना प्रयास करें कि ये आपका नीचे नहीं गिरे, मतलब ये बैलेंस हो जाए, मतलब क्या बीच में रहे, ना नीचे झुके ये, ना ये ऊपर नीचे आए, मतलब दोनों बैलेंस रहे इन केस ऑफ व्हाट, इक्विलिब्रियम। तो हम लोग यहां पर दो अलग अलग कड़ी लिए हैं,
एक बडी यहां लिए है, एक बडी ये लिए, और इसके साथ साथ एक इस पाइवोटेड पॉइंट के करीब है, एक पाइवोटेड के दूर है, और ये इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस है, और ये भी बैलेंस है, इसका मतलब निश्चित रूप से बोलो कौन सा बडी हैवी होगा, ये भी है। सोच के बोलोगे, दिमाग लगाओगे। अगर हम लोग इसका फोर्स मींस वेट W1 है, इसका वेट W2 है, इसका फोर्स F1 है, इसका फोर्स फोर्स पर वेट करते हैं F2 है, कौन सा ज्यादा होगा फोर्स बैलेंस है तो बी वाला है। तो कहोगे सर ये आपका कम डिस्टेंस पर है और ये ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो ज्यादा एफर्ट काम रहेगा इसका, कम काम पड़ेगा ना, इसका मतलब इसको और आगे आना पड़ा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर अभी ऐसे प्रूफ भी करेंगे लोग क्यों कौन ज्यादा इसमें है। अभी आप लोग फिलहाल शॉर्टकट में नहीं देखोगे। अगर मान लो पेन है, इस पेन में कैप लगा दिए तो किस पॉइंट पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चला गया था, बीच में नहीं होगा, मतलब इधर होगा, यह ज्यादा मास है, इसका मतलब ये आपका करीब गया इसके, इसका मतलब इसका मास ज्यादा होगा, इसका मास कम होगा। ठीक है, कॉमन सेंस में यूज करेंगे इसको। अभी ये किस अवस्था में इक्विलिब्रियम में, मतलब न इधर झुका हुआ है न इधर। ठीक है, हाँ अगर दोनों का मास सेम रहता, जितना मान लो जितना केजी का ये है उतना केजी ये भी रहता, तब ये दोनों डिस्टेंस क्या सेम होता ना। अभी ये D1 मान रहे हैं, D2 मान रहे हैं, स्पष्ट है कि D1 बड़ा होगा D2 से भी। जब D1 बड़ा D2 के, इसका मतलब D2 का मास ज्यादा होगा। ठीक है, तो कम डिस्टेंस पे बैलेंस कर दिया उसको। ठीक है ना, चलो ध्यान देना यहाँ पर। बोलो इस वेट का टेंडेंसी इसको नीचे करना है कि ऊपर करना है, इसका टेंडेंसी इसको नीचे करना होगा, इसका टेंडेंसी इसको ऊपर करना होगा। क्या अगर इक्विलिब्रियम में नहीं रहता तो मान लो ये, अगर मान लो सपोज करो कि ये अगर नीचे प्रेस कर रहा है तो ऊपर जाएगा ना, या ये ऊपर आप नीचे आ रहा ऊपर जाएगा, कोई एक तो उसको उल्टाना पड़ेगा। चलिए, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होता क्या है इसको हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा क्या बोलना चाहते हैं। देखो इट इज या लिखना है इट्स प्रिंसिपल इज इस रोटेशनल इक्विलिब्रियम का सिद्धांत है, इट्स प्रिंसिपल इज दैट when a body in its rotational equilibrium when a body is in its rotational equilibrium comma sum of clockwise moments about any clockwise moments वही moments of force हुआ, टॉर्क हुआ, sum of clockwise moments about a fixed point दिखाया ना, about any fixed point is equal to the sum of anti-clockwise moments about the same fixed point, ठीक है। देखो मतलब क्या हुआ, इसका जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, सुनिए आंसर। यहां पर मोमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज में इसका मोमेंट्स उल्टा बोलती है, इसका मोमेंट्स वो भी एंटी ही है, ये
दोनों एंटी है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, ये जा रहा है नीचे और ये जा रहा है ऊपर, दोनों एंटी हो गए, सही बात है। वीडियो पोस्ट करो। मोमेंट अबाउट ए, अबाउट ओ, ये पीछे में ओ है, अबाउट ओ इस कितना बोलोगे? मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ाए थे आपको, कितना एफ कीजिए, एफ इंटू डी, फोर्स वेट से काम कर रहा है और ये डिस्टेंस जिसकी फिक्स पॉइंट के पास है वो घूम रहा है, डिस्टेंस 90 है ना, ये इस वेट के डिस्टेंस 90 है, डिस्टेंस 90 है तो आसपास एफ इंटू डी लगा सकते हैं। बोले यहाँ डी के रूप में काम कौन किया? डी के रूप में काम किया D1, एफ के रूप में काम कौन किया? F1। इसको मतलब हम लोग W1 इंटू क्या D1 कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये बना रहेगा तो रिमोट ये बना रहता, तो क्लॉकवाइज लेते, क्लॉकवाइज मोमेंट्स अबाउट O, क्लॉकवाइज में क्या होता? क्लॉकवाइज में F2 इसका वेट इंटू D2 बराबर कितना? W2 इंटू D1। अब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कहेंगे हम लोग क्या, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम से कहोगे इस दोनों का सम क्या इक्वल होगा ना, सम यहाँ एक ही है, ऐसा ऐसा मान लो दो बढ़िया होता तो F1 D1 F2 D2 इस तरह बहुत रहता, यहाँ भी इस तरह बहुत कैसे होता, तो यहाँ पर हम लोग सम यहाँ पर लेंगे, यहाँ दो ही बड़ी सिस्टम दिया हुआ है, उस प्रिंसिपल से W1 D1 बराबर क्या कहेंगे, W2 इंटू D2 कहेंगे, या इसी को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं F1 इंटू D1 बराबर कितना, F2 इंटू D2, चूंकि F2 W2 है और F1 W1 है, तो यहां से लिखेंगे W1 बाय W2 इक्वल टू कितना, D2 बाय D1, और अभी जस्ट प्रायर W1 को हम लोग क्या मानेंगे, W1 को क्या कहे थे आपको, W1 का एक नाम दिए थे लोड, हाँ नहीं है, इसको लोड कहते हैं, लोड मतलब लोड आर्म, ये आपका लोड हो गया, और ये D2 क्या होगा, लोड हो गया, W2 क्या हो गया, इफोर्ट, ये लोड है, इफोर्ट में जो बल लगाए हम लोग वो हो गया, और ये आपका D2 क्या हो गया, D2 आपका इसके लिए है ना, इसके लैंगिट्यूड का है, इसका मतलब इसको कहेंगे इफोर्ट आर्म, इफोर्ट आर्म कहेंगे, ठीक है। और ये जो आपका क्या हो गया, लोड आर्म, ये लोड आर्म हो गया, इसको हम समझाएंगे, दो इसमें दो गैप दिए हैं, इसमें एक दो तीन गैप, इसका मतलब बड़ा हो गया, ये स्मॉल हो गया, ठीक है। मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम से कहोगे लोड इंटू लोड आर्म, लोड इंटू लोड आर्म इक्वल टू इफोर्ट इंटू इफोर्ट आर्म इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। चलिए इसको लिखिए पहले, प्रायः फॉर्म है, इसी प्रिंसिपल को शॉर्ट में लेवर प्रिंसिपल कहते हैं, दिस प्रिंसिपल इज इन शॉर्ट आल्सो कॉल्ड लेवर प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को लेवर प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है, इस प्रिंसिपल को लेवर प्रिंसिपल कहते हैं। चलिए इसको ध्यान रखो अच्छे से, यूज कैसे करना बोल दिया आपको, हम कल पढ़ाए थे मोमेंट ऑफ फोर्स का एक और नाम क्या, टर्निंग इफेक्ट था, टर्निंग इफेक्ट का मतलब नट को टर्न करना, टर्न जितना आराम से होगा इसका मतलब समझ जाओ, रॉड जो होगा जो टर्न करवा रहा है वो उतना ही लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, तो कम फोर्स में क्या होगा, खुल जाएगा वो। या देखते हो कि मान लो कोई हैवी सामान है, मान लो कि पटरा ही है, सीमेंट का इतना बड़ा पटरा है, जो लेबर लोग काम करता है वो पटरा को लिफ्ट करने कई बार बहुत लंबा रॉड लेके आता है, और उस रॉड को उस पटरे नीचे रखता है और फिर इसको लिफ्ट करता है, तो उससे आपका वो इफर्ट का उठ गया है ना, ये इफर्ट लगाया और इसका लॉड था नीचे, इसका इफर्ट और ये लॉड था, तो इफर्ट और लॉड का एक रेशियो होगा जिसको भी हम पढ़ाने वाले हैं, जो कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज मतलब कि हम लोग जो इसका यूज करेंगे इसमें कैसे लाभ देगा ये, इसका ध्यान तो देना आपको, ठीक है। मतलब कि लोहा, मान लो कोई सीमेंट का बहुत बड़ा पटरा है, तुम देखते हो बाजार में कितना मजदूर लोग जब काम करता है, ये पटरा उठ नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या करता है वो, उसके एक रॉड लेता है और रॉड को उसमें पटरे के नीचे रखता है और फिर उसको लिफ्ट करता आराम से, पटरा ऊपर उठ जाता है, लेकिन वही हाथ से उठाएगा तो उठ नहीं पाएगा,
जितना बड़ा रोड उतना आराम रुकेगा, जितना बड़ा रोड रहेगा उतना ज्यादा इफर्ट वो काउज करेगा, जिसका आंसर से आपका पटरा आपका उठ भी जाएगा, या पटरा मान लो टर्न नहीं कर सकता है, कभी कभी पटरा टर्न नहीं कर लेता है। मान लो किताब को हम ऐसे सपोज की तरह लगा बुक रहा हुआ है, बुक के नीचे मान लो हम पेन रख करके इसको अगर हम लोग बहुत ये स्मॉल पेन है ना, बड़ा पेन लेते हैं बहुत, इसको मान लो यहाँ पर पेन रखे और पेन रखते हैं हम चिड़ी के पास जाकर के, उसके बाद वहां से प्रेस करें तो बुक आपका टर्न करके दो बार उधर गिरता है। इसका मतलब वो इफर्ट, वो आप इफर्ट लगाया, इसका लोड था, इसने जो काउच किया आपका टर्निंग या मोमेंट ऑफ फोर्स कराया, इसको हम लोग टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स करते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान देना आगे। फिर मैकेनिकल एडवांटेज क्या है इसका, देखो मैकेनिकल एडवांटेज इज डिफाइंड एज, मैकेनिकल एडवांटेज इज डिफाइंड एज फोर्स रेशियो बराबर डिस्टेंस रेशियो, फोर्स रेशियो बराबर डिस्टेंस रेशियो। अब फोर्स रेशियो क्या होता है, देखो ध्यान करो, फोर्स रेशियो है लोड ओवरकम और इफर्ट अप्लाइड, लोड ओवरकम बाय इफर्ट अप्लाइड। अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, जो हम बोलने जा रहे हैं, अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़ाया था आपको हम लेवल प्रिंसिपल से, W1 इंटू D1 इक्वल W2 इंटू D2 था, ठीक है। इसको बोलो क्या माने, लोड माने थे कि इफर्ट माने थे, इसको लोड माने, लोड, और इधर क्या इफर्ट था, ये लोड है, लोड जिसको जिस लोड को हमको उठाना है, जिस लोड से छुटकारा पाना है, पटरे को उठाना है, लोड, पटरा का भार लोड हो गया, और जो हम लोग लगा रहे हैं वो क्या इफर्ट हो गया, जो हैंडल हाथ से प्रेस कर रहे हैं उसको, लोड ओवरकम, ठीक है, बाय W2 नीचे आएगा ना, तो क्या बनेगा आपका इफर्ट अप्लाइड इक्वल टू D2 बाय D1। D2 क्या हो गया, D2 इफर्ट आर्म, मतलब बराबर, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इफर्ट आर्म बनेगा ना, बार नीचे क्या बन जाएगा, लोड आर्म। साफ मालूम चल रहा है कि इसको क्यों कहा गया, ये फोर्स रेशियो है, फोर्स रेशियो में लोड बाय इफर्ट, और लोड बाय इफर्ट को हम लोग डिस्टेंस रेशियो का मतलब इफर्ट बाय लोड का आर्म, आर्म मींस इसका लेंथ जो होगा, तो जितना दूरी पर इफर्ट लगा है वो इफर्ट आर्म हो गया, जितना दूरी पर आपको लोड लग रहा है कहां से, इफर्ट से, वो आपका हो गया लोड आर्म, ठीक है ना। समझ क्या बोले हम, ये पूरा बढ़िया से आप ध्यान किया में का मतलब लोड ओवरकम इफर्ट अप्लाइड इक्वल टू इफर्ट आर्म या फिर लोड आर्म, ठीक है। देखिए इसको फास्ट में वीडियो पोस्ट कीजिएगा। मैं बोल दिया हूं कि किसी पाइवोटेड पॉइंट के क्रॉस आप दो अलग अलग लोड को रखें, अगर ये लोड मान रहे हो, इसको इफर्ट मान रहे हो, इफर्ट यहां हम आदमी को लगा के एक बड़ी लगा दिए, क्या मान लो यहां पर हम लोग एक पत्थर बांधे, ये लोड है, यहां हम अपने हाथ से प्रेस करें या कोई दूसरा पत्थर बांध दें तो इफर्ट में काम कर रहा है, ठीक है। तो वो दोनों अगर बैलेंस आपस में है, ये अनइक्वल डिस्टेंस होने के बाद भी, डिस्टेंस ये कम है, डिस्टेंस ज्यादा है, उसके बाद भी इसका मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम तभी होगा जब दोनों के द्वारा जो टर्निंग इफेक्ट का होगा वो बराबर हो, क्या मतलब जितना ताकत इसके टर्न करने की है उतना ही ताकत टर्न करने की है, जब दोनों का टर्निंग इफेक्ट बराबर होगा तब जाकर के वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो क्या रुकाव बढ़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखो नेक्स्ट कपल ऑफ फोर्स, इसका बहुत ज्यादा यूज है। देखिए ए पेयर ऑफ होना ना, ए पेयर ऑफ इक्वल, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट
force acting along two different line of action is called couple of force, or in simply you can say couple. ठीक है, देखो मतलब क्या इसका हुआ, बयान समझना इसको। देखिए, ये मान लो आपके पास स्कूल में डस्टर ये है। इस डस्टर के इस एंड को तुमने नीचे प्रेस किया F1 फोर्स से, और इस एंड को ऊपर प्रेस किया F2 फोर्स से, ठीक है। और ये आपका मान लेते हैं फिक्स्ड पाइवोटेड पॉइंट। इसका डिस्टेंस सपोज करो O से A है, इसका डिस्टेंस O से B है, मतलब कि फिक्स पॉइंट से इसको कौन पॉइंट कहेंगे, फिक्स पॉइंट, या फिर मान लेते हैं पाइवोटेड पॉइंट से B डिस्टेंस पर F2 लग रहा है फोर्स, और उसी फिक्स पॉइंट से F1 लग रहा है डिस्टेंस फोर्स, ठीक है। चलिए अब यहां पर ये जो फोर्स लगेगा, जो टॉर्क काउज होगा, टॉर्क मतलब टर्निंग इफेक्ट। इस केस में बोलो, इस केस में इक्विलिब्रियम रहेगा क्या, नहीं रहेगा। इसमें ये फोर्स नीचे है और ये फोर्स क्या है, ऊपर है ना। दोनों आपस में इक्वल है, दोनों फोर्स अमाउंट सेम। ये भी क्या है, एफ ही है, फोर्स अमाउंट सेम है, लेकिन जो उसका डिस्टेंस वो डिफरेंट है। वहां पर फोर्स डिफरेंट था, वहां पर फोर्स आपका डिफरेंट था, और डिस्टेंस भी डिफरेंट था। यहाँ फोर्स सेम है, डिस्टेंस डिफरेंट है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग बोले इसके द्वारा टॉर्क काउज होगा, वो कितना होगा, टावर मान लेते हैं। इसके द्वारा टॉर्क काउज होगा कितना हुआ, टा2 काउज हो, टा2, ठीक है। मान लिया इसको, दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन सेम। ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं। देखो आंसर, बोथ हैव सेम डायरेक्शन, देयरफॉर टोटल टॉर्क जो इस पे काउज हुआ वो कितना हुआ, टा1 OA प्लस टा2 OB, सही है। और इसको हम लोग टा1 को अगर हम टा नहीं, सॉरी टा यहां नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, एक मिनट, यहां टा1 प्लस टा2 को ले होगा, टा1 को कहेंगे F इंटू OA प्लस कितना F इंटू OB, कॉमन क्या आएगा F, तो OA प्लस क्या हो गया OB, और OA प्लस OB दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस है ना, इसको क्या मानेंगे हम लोग, D मान लेंगे। F इंटू क्या आ गया, D आ गया, नहीं आ गया। और F इंटू D टोटल टॉर्क आया ना, इसका मतलब कि आपका कपल ऑफ फोर्स में जो टॉर्क आया वो डिपेंड नहीं कर रहा है किस पर, कितना दूरी पर लगा रहे हो तुम फोर्स फिक्स पॉइंट से। क्या O इसमें O का कोई मतलब आया क्या, आपको मतलब कितना ये दोनों फोर्स जो लग रहा है उसके बीच का क्या डिस्टेंस है कि नहीं, दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस नहीं आया D। अरे OA प्लस OB क्या, AB आया ना, और AB क्या है, AB आपका दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस है, F इंटू D माइनस, ठीक है। तो कपल ऑफ फोर्स क्या करेगा, किसी बॉडी को रोटेट करेगा, और रोटेट जब करेगा तो टोटल फोर्स उस पर कितना, टोटल टॉर्क कितना काम करेगा, टोटल टॉर्क F इंटू D काम करेगा, जो पहले पढ़ाए थे हम लोग, ठीक है। लिखो यहाँ पर, डिफाइन कर लिया ना, फिगर ड्रॉ कर लो इसका, ये पोस्ट करोगे, फिगर ड्रॉ कीजिए। वर्क डन बाय टॉर्क का यूज है, जितना लिखा है फॉर्मूला आपको सबका यूज टॉर्क में है, वर्क डन बाय टॉर्क है। नेक्स्ट टॉपिक, क्या मतलब इसका है, इसको थोड़ा गौर करो यहां से। डस्टर को भी हम घुमाए थे,
टेस्टेड हो, घुमाने में वर्क करना पड़ा किसको, कपल को, कपल मतलब टॉर्क को, ठीक है, कपल ऑफ फोर्स कोई टॉर्क गए थे, तो कितना वर्क करना पड़ा ये निकालना हमको है। तो मान लो तुम्हारे पास एक बड़ी दिया हुआ है, सपोज प्रॉब्लम एक बड़ी हमारे पास है, ठीक है, इस बड़ी का ये फिक्स पॉइंट है ओ, इसके अक्रॉस जो हम लिए टेकअप किए वो क्या हो गया, इसको एक्सिस ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और ये मान लो बाबू कोई पार्टिकल पर हमने लगाया फोर्स, जिस फोर्स का डायरेक्शन इस पॉइंट पर इधर की ओर है, इस पॉइंट पर पार्टिकल जब इस पेज को घुमाएंगे ऐसे करके हम लोग, तो इसका पार्टिकल शुरुआत में यहां आया तो यहां पहुंच जाएगा पीडर्स के पास, तो कितना एंगल से घुमाए उसको हम लोग, मान लो स्मॉल एंगल डी थीटा से घुमाए, ठीक है, किसको, इस पार्टिकल पी का पोजीशन चेंज हो गया, यहां पहुंच गया ना, चलिए जिस आर्क यहां लाइन में बनेगा, क्या आर्क बनेगा ना, इसी आर्क के अक्रॉस ये पार्टिकल मूव किया होगा, क्योंकि आप घुमा रहे हैं उसको सर्कुलर पाथ में, तो ये आर्क बना होगा किसका, पी से पी जाने में, और ये घुमाया कौन है, ये आपका, आप लगाए हैं फोर्स, लेकिन ये फोर्स आपका काउच क्या किया, टॉर्क काउच किया। जब भी आप कोई बॉडी को रोटेट कर रहे होते हैं, ये फोर्स लगाए तुम हो, और ये डी आपका डिस्टेंस हो गया ना, ये फोर्स शुरुआत में फोर्स यहां लगाए मान लो, ये इस पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन ऊपर था ऐसे, ये आपका फोर्स और ये डी, सही है, सही है ना, और डी के रूप में काम यहां कौन किया, आर किया, रेडियस मान लेते हैं, क्योंकि पॉइंट पी का पाथ होगा सर्कुलर, आपको निकालना है वर्क, ध्यान देना से, स्मॉल वर्क स्मॉल कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होता है, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, F इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग, डिस्प्लेसमेंट हुआ अलोंग किससे, आर्क पी पी डैश, इसी आर्क के अलोंग ना डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी का, तो हम लोग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग आर्क पी पी डैश का डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क लिए, चूंकि स्मॉल एंगल नहीं हुआ एकदम बैंक लोग एफ को फोर्स का एफ अभी हम लोग डिस्टेंस, अब याद कीजिए मैथ में पढ़े हो, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, स्मॉल एंगल कितना है, स्मॉल एंगल को डी थीटा सपोज किया गया है, क्योंकि वर्क स्मॉल माना है ना, डी थीटा स्मॉल एंगल है, एल ग्रुप में काम कौन किया, एल ग्रुप में काम किया पी पी डैश का आर्क, और डिस्टेंस आर ग्रुप में काम आर किया, यहां से मतलब पी पी डैश का मान कितना आ गया, आर थीटा, यहां पुट करेंगे हम लोग आर डी थीटा, सही है। इसका मतलब डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना आएगा, एफ इंटू आर, एफ फोर्स का अमाउंट था और आर डिस्टेंस था, दोनों का प्रोडक्ट क्या देगा आपको, एफ इंटू आर का प्रोडक्ट, और साफ दिख रहा है शुरुआत में 90 पर है ये, एफ इंटू आर क्या देगा आपको, टॉर्क देगा, इंटू क्या हो गया, डी थीटा, दैट मींस कहेंगे जो आपका वर्क स्मॉल वर्क आया टा इंटू डी थीटा। अब पूरा वर्क निकालना है, मान लो इसको हम लोग इस पेज को सपोज करो कम नहीं बल्कि पूरा घुमाते, यहां से यहां घुमाते, पूरा जो घुमाते इसको यहां से यहां तक, तब क्या होता, तो टोटल वर्क के लिए, देयरफॉर टोटल वर्क के लिए हमें करना पड़ता है इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू फ्रॉम वेयर टू वेयर, थीटा 1 से थीटा 2, शुरुआत में मान लो थीटा 1 पे था पार्टिकल, घुमा थीटा 2 पे ले आया इस पार्टिकल घुमाते घुमाते, तो अब इसके लिए क्या हो गया आपका, इसके लिए बस कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 से थीटा 2, जहां डी तो वहां क्या पुट के टा थीटा, और इसका इंटीग्रेशन सब जहां डब्ल्यू होता है ना, कैपिटल वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 से थीटा 2 टा डी थीटा, ठीक है। मींस ये आपको फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला आ गया, नहीं टोटल वर्क निकालना हो, जहां जहां इंटीग्रेट करना है उसका रिपीट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए कितना वर्क किया टॉर्क ने, ये इसका फॉर्मूला गायब हो गया, इसको ध्यान रखिएगा, नोट कीजिए, पॉज कीजिए। पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क, जैसे हम लोग का जो फोर्स था, फोर्स का पावर याद होगा, पढ़ाए थे आपको, फोर्स का पावर W/T था, जिसको हम याद होगा पोटेंशियल में mgh/T भी कहते हैं, तो फोर्स का पावर था वो। अब ये फोर्स नहीं होगी, टॉर्क का पावर पूछ रहे हैं, सुनिए ध्यान से, यहां पर क्या होगा, आप जो पढ़े थे उसमें वहां डिस्प्लेसमेंट s था, थीटा था,
V था ओमेगा हुआ, A था अल्फा हुआ, F था टाउ हुआ। वहां P मोमेंटम था, यहाँ L होगा, आगे पढ़ाएंगे आपको L भी। ठीक है, वैसे ही यहां पर वहां पर पावर, वहां भी था पावर डी, यहां भी पावर ही है। तो कब से इन सबको चेंज किए आप, इसको चेंज काहे नहीं किए? यहां भी पावर P है, यहां भी पावर P है, क्योंकि ये सब वेक्टर था, ये पावर वेक्टर नहीं है, पावर स्केलर है, पढ़े हो ना, इसलिए पावर को दोनों में पावर ही मान रहे हैं, कुछ नाम लगने दिए। चलिए समझे क्या बोल रहे हैं आगे हमको, पावर कितना डिलीवर्ड किया, टॉर्क। देखो कि पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क में, पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क के लिए सिंपल है, पावर का फॉर्मूला W/T होता है। पावर का फॉर्मूला W/T होता है। अब कहोगे सर W अगर वर्क स्मॉल नहीं है, लार्ज हो गया ना, और ये वर्क लार्ज हो गया, ध्यान रखना क्या बोल रहे हैं, पावर का W/T, और W के फॉर्मूला में हम लोग याद को लाए थे इंटीग्रेशन ऑफ टॉ डी थीटा, था ना, डी थीटा में टा कांस्टेंट है, तो सब बाहर निकल जाएगा, समझो कि क्या बोलते हैं, टा कांस्टेंट टा बाहर निकल जाएगा, और जब टा बाहर निकलेगा तो आपके पास डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा, लिमिट कहां से कहां, थीटा 1 थीटा 2, और जहां थीटा 1 से थीटा 2 को थीटा 2 माइनस डाउन करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मींस हम लोग कहेंगे चेंज इन एंगल, और चेंज इन एंगल को डेल्टा थीटा कहते हैं। इसका मतलब यहां पर हम लोग कहेंगे टोटल वर्क के लिए टा इंटू डेल्टा थीटा बाई टी। टाइम मान लो, टाइम अगर थीटा 1 था T1 टाइम पर, इस पर T2 हो गया, तो टाइम भी कितना चेंज किया आपका, टाइम चेंज किया T2 माइनस T1, सही है, इसको शॉर्ट में डेल्टा T कहेंगे, तो दिक्कत है। अब ये व्हाट इज दिस, तो कहोगे सर दिस विल बिकम, याद करो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज एंगुलर वेलोसिटी, दैट मींस ओमेगा, सही है। मीन्स आपके पास पावर का फॉर्मूला वहां पर कुछ और था, यहां बन गया टॉ इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। मतलब कर सकते हैं पावर इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। देखिए पास उसको, acting on a particle, direction of torque acting on a particle, बढ़िया समझो इसको भी, सिंपल है वो काफी। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, इसको समझाना तो आसान है, लेकिन फिगर ड्रॉ करना थोड़ा इसका मुश्किल है, फिर भी हम कोशिश करते हैं तुम लोग को फिगर्स का समझाते बढ़िया से, लोग को ध्यान से। ये मान लो, ध्यान बात नहीं, ये फिगर ही थोड़ा सा अलग है, ये तीनों पेंडुलम मान लो जेड है, ई एक्स है, ई वाई है, ठीक है। सुन लो कैसा पहले, मतलब तुम्हारे पास प्लेन ये ऐसे है, ये ठीक है, ये एक्स इधर एक्स हो गया, ये क्या हो गया आपका जेड, वाई हो गया, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो हम यहाँ एक पेज लिए, इस पेज पर मान लो एक पॉइंट है पी, इस पेज पॉइंट क्या है, इस पेज पर पॉइंट पी लिए, मान क्या हुआ, सामने पॉइंट है, इस पेज पर पॉइंट है पी, ठीक है। ये पूरा पेज को घुमा रहे हैं, ये पूरा पेज में ऐसे घूम रहा है, मतलब ये पेज था मान हमारे पास ऐसे, ये पूरा पेज घूम रहा है ऐसे। अभी आपको लग रहा है कि वाई है ना, लग रहा है क्या, ये एक्स है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे ही है, ये अलॉन्ग एक्स है, ये अलॉन्ग क्या है वाई, इसको और मान लो तुम, या ऐसे, ठीक है, अलॉन्ग क्या आपका हो गया वाई, ठीक है, ये अलॉन्ग एक्स, ये अलॉन्ग वाई, ये मान लो एक पॉइंट यहाँ पी लिए, ये पॉइंट आपका पी हो गया, ठीक है ना। घुमा रहे किसको है, घुमा रहे हैं इसको है, घुमा रहे इसको, लेके हम लोग ट्रीट कर रहे हैं किसका, एक पार्टिकल का, बड़ी मान लो है, बड़ी का पार्टिकल, ये पार्टिकल, बड़ी का पार्टिकल ये है, अगर इसको हम घुमाएंगे एफ फोर्स से,
तो पार्टिकल पर भी कितना फोर्स काम करेगा, भी फोर्स काम करेगा। इसका मतलब पार्टिकल पर मान लो F फोर्स काम किया है, इधर पार्टिकल पर काम फोर्स कितना किया, F फोर्स इधर काम किया, इधर काम किया, तो तुम बड़ी को टर्न कैसे किए, टर्न ऐसे किए ना, ठीक है। और इस पार्टिकल फोर्स में यहां लगा है, तो ये आपका क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज द डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन। और जो आपका फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट जो घुमाइए आर हो गया, दोनों के बीच का एंगल है, कोई टेंशन एंगल है नहीं। चलिए तो यहां पर टॉर्क के लिए जो फॉर्मूला आपका था वो ज्ञात करो, क्या था, दिखाया था आपको, एफ आर साइन थीटा था ना, एफ आर साइन थीटा। और उसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं आर क्रॉस एफ, एफ क्रॉस आर नहीं, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। व्हाट इज आर, आर को पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल या पॉइंट, है ना, जिस पॉइंट पर लगा फोर्स उस पॉइंट का आर क्या है, पीवी है ना, आर पीवी है, ठीक है, एफ फोर्स है। अब क्या करना है, डायरेक्शन निकालना, ध्यान से सुनोगे। ये आपके पास पार्टिकल था, ये एफ, ये व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट आर, याद है ना, देखो सामने में ये आर हो गया हमारा, ये क्या हो गया आपका एफ, और ये क्या है, फिक्स पॉइंट है यहां पर, ठीक है, ये 90 बन ही रहा है। आपको हम पढ़ाए थे वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन निकालने के लिए, जहां से जहां गए, कहां से कहां गए, यहां से यहां गए, आर से एफ गए ना, आर से एफ गए, आर से एफ को अपने फिंगर को टर्न कीजिए, राइट हैंड, आर से एफ जहां गए टर्न कीजिए, थंब ऊपर है ना, समझ जाओ टॉर्क का डायरेक्शन कहां है, ऊपर की तरफ, ठीक है। और मान लो तुम ऐसे घुमाते आर से एफ, ठीक है, हम नीचे आ गए, आर से एफ, हम नीचे आ गए, आर से एफ, आर से एफ, आर से एफ गया ना, ऊपर आ गए, ठीक है। इसका मतलब हम लोग को बस यहां पर हम लोग कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ टॉर्क निकालने के लिए, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क निकालने के लिए आपको करना इतना ही है कि यूज कर लेना है कौन सा रूल, मैक्सवेल राइट हैंड रूल, थंब रूल कर लेंगे ना, बन जाएगा, ठीक है। इसका वही रूल है, और बहुत क्लॉक फेस रूल भी है, क्लॉक वाइज रूल भी है, लेकिन उन सब अस्क्यू रूल भी है, उन सब अच्छा ही रहेगा। चलिए हो गया ना, इसको नोट कर लो।